Main question 10. An element has a BCC structure with unit cell edge length of 288 picometer. How many unit cells and number of atoms are present in 200 gram of the element? एक्चुअली बच्चों यहाँ पर इन्होंने डेंसिटी लिखना मिस कर दिया, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है। डेंसिटी यहाँ पर होना चाहिए 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो, आपको दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो यूनिट सेल, मतलब कितने यूनिट सेल है ये पता करना है, और दूसरी चीज नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है 200 ग्राम में, ये आपको फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है। तो आइए पहले गिवन टू फाइंड फॉर्मूलेस देख लेते हैं कौन कौन से यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर गिवन हमने लिख दिया है, यूनिट सेल आपको बीसीसी दिया है, एज लेंथ 288 पिकोमीटर दिया है, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। मास ऑफ एलिमेंट यानी एक्स आपको दिया है 200 ग्राम। फाइंड आपको दो चीजें करनी है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, और सेकंड चीज नंबर ऑफ एटम इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। मतलब दोनों ही 200 ग्राम है। पहले में आपको यूनिट सेल और दूसरे में आपको एटम निकालना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से दो फॉर्मूले यूज होंगे। पहला वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इन एक्स ग्राम ऑफ एलिमेंट, तो एक्सएन अपॉन पी ए क्यूब, पी मतलब ये डेंसिटी है, हाँ। और दूसरा वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो दोनों फॉर्मूले में जस्ट एन का डिफरेंस है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर एन नहीं है। बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और निकालना है। यहाँ पर एन क्या है, कौन सा यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर बीसीसी, तो बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एफसीसी के लिए 4, सीसीपी के लिए भी 4 होता है, बीसीसी के लिए 2, ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट करनी है। तो आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर बीसीसी यूनिट सेल स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला 1, फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स एक्स ग्राम, यानी कितना लिया है हमने एक्स को 200 ग्राम, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट विच इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर 200 है, इनटू एन का वैल्यू 2 है क्योंकि बीसीसी है ना, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स इंटू एन अपॉन में है रो यानी डेंसिटी, और इंटू में है ए क्यूब। एक्स जो है वो 200 है, एन जो है वो 2 है, रो यानी यहाँ पर डेंसिटी आपको दिया गया है 7.2 इंटू ए क्यूब, यहाँ पर 2.88 लेंगे हम, तो आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻8, और ये रहेगा क्यूब में। अब आगे जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 400 अप साइड में, और डिनोमिनेटर में 7.2 इंटू 2.88 क्यूब में स्प्लिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, तो ये 10⁻⁻8 होल क्यूब इस तरीके से आ जाएगा। तो आगे 400 अपॉन में 7.2, 2.88 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 23.88, और ये जो 10⁻⁻8 है इसके साथ में भी क्यूब है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻24। यहाँ तक समझ गया। अच्छा, इसका लॉग निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप 400 का लॉग निकालो, फिर डिनोमिनेटर में जो दिया है इन दोनों का लॉग निकाल लो। सेकंड वे ये है कि पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद में 400 माइनस ये वाला जो आपको आंसर मिलेगा उसका लॉग कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है। लॉग 400 माइनस लॉग 7.2 माइनस लॉग 23.88 इंटू 10⁻, ये -24 जब ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट लगा सकते हैं हम लोग। तो पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, 3 - 1 2 पॉइंट। अब आपको 40 का लॉग देखना है, 40 में 0 अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 60/20, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ 7.2 देखो, तो देखो पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो 1 - 1 कितना होता है 0, ठीक है। अब आपको 72 का लॉग देखना है, तो आपको वैल्यू मिलेगा 85/73। लॉग मैंने आपको पहले भी बताया है और 11th में आपने सीखा होगा लॉग। पॉइंट से पहले दो डिजिट है, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट। लॉग ऑफ 23.88 यानी 23 में 88 देखना है आपको, वैल्यू मिलेगा 3780 इंटू 10⁻24, तो अपनी जगह ही रहेगा, इज इक्वल टू। अब जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, माइनस वाला है सीन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.3667। इसका आपको चेक करना है एंटी लॉग, समझ में आया। फिर जब इसका एंटी लॉग आप देखोगे, चलो इसका मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ये लाइन है 36 की, बराबर। तो यहाँ पर 36 में 6 का 7 देखना है आपको, 36 की 6 वाली लाइन, ठीक है। अप साइड से भी आप देख सकते हैं, डाउन साइड से भी देख सकते हैं। तो ये रही वैल्यू, क्या मिल रही है 2323। इसमें आपको मेन डिफरेंस देखना है 7, तो 7 वाला है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर है 4 प्लस कर दोगे तो यहाँ पर आपको 7232 मिलेगा, 2327 ये मिल रहा था। अब देखो पॉइंट से पहले आपको नंबर क्या दिया गया है, 0 है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको नंबर दिया जाता है उसमें +1 करते हैं। तो 0 + 1 करोगे तो 1 मिलेगा, तो एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 + 1 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते। 2 होता तो 2 + 1 3, तो यहाँ पर आता पॉइंट। तो वैल्यू आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर
2.327 इंटू 10⁻²4। ये हो गया आपका पहला वाला। नंबर ऑफ एटम कितने हैं एलिमेंट में? इतने 2.32। अब सेकेंड चीज यहां पर आप लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला 2, यही है फॉर्मूला। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस। यहाँ पर आ जाएगा 200 अपॉन रो का वैल्यू आपको मैंने बताया था 7.2 होगा, इनटू ए क्यूब। अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है 2.88 इंटू 10⁻⁻8 द होल क्यूब। फिर से आप वैसे ही कर सकते हो। तो अप साइड में अब यहाँ पर 200 है और डाउन साइड में आपको क्या करना है 7.2। अब मैंने इससे पहले भी आपको बताया था 2.88 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 23.88 इंटू यहाँ पर रहेगा 10⁻⁻24। बिकॉज ये जब इधर जाएगा तो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो मैंने डायरेक्टली करके बताया है। फर्स्ट वाले में मैंने आपको पूरा स्प्लिट करके बताया था, 2.88 को क्यूब गया, फिर 10⁻⁸ को क्यूब गया। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो आप अंडरस्टूड कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप लॉग निकाल सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। चलो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो 200 अप साइड में है और डिनोमिनेटर में आपको दिया गया है 7.2 इंटू 23.88। जब इसको करोगे तो आपको 171.936 मिलेगा, ठीक है? इसको मैं अप साइड में भेज देता हूँ तो ये 10⁻24 हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसका लॉग निकालो या डायरेक्टली ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। चलो डायरेक्टली कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। लॉग निकालोगे फिर एंटी लॉग निकालोगे, टाइम हो जाएगा। पहला वाला मैंने आपको लॉग एंटी लॉग बता दिया, सेकंड वाला डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 171 वन जा करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 29 मिलेगा। स्मॉलर है तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। 171 टू टाइम्स करोगे तो 342 मिलेगा, तो अगेन हमें वन टाइम ही लेना पड़ेगा। तो 171 यहाँ पर आ जाएगा, फिर से माइनस करोगे तो 119 मिलेगा। अगेन ये स्मॉलर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। अब 171 में ये नंबर से स्मॉलर या इसके बराबर वाला देखो तो मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा आपको। 5 टाइम्स करोगे तो 855 मिलेगा, 6 टाइम करोगे तो 1026 मिलेगा और 7 टाइम करोगे तो 1197 मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 टाइम्स जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 टाइम्स 1026 माइनस करो तो आपको 164 मिलेगा। तो ये कहानी इस तरीके से चलती रहेगी। पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.16 इंटू 10⁻24। ये भी मिल गया आपको, ठीक है? तो बस काम हो गया हमारा। फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है फाइनल आंसर। स्टार्ट से पूरा एक बार देख लो। 10th वाले क्वेश्चन में आपको डेंसिटी नहीं दिया गया, डेंसिटी मिस हो गया है प्रिंटिंग में। गिवन टू फाइंड फॉर्मूलेज हमने लिख दिए यहाँ पर। यूजिंग फॉर्मूला 1 यहाँ पर हमने नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम एलिमेंट यानी x इंटू एन, 200 इंटू एन बीसीसी है तो नंबर ऑफ एटम 2 रहेगा। डेंसिटी यहाँ पर इन्होंने मिस कर दिया था, 7.2 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और ए आपको दिया गया है यानी एज लेंथ दिया है 2.88 तो उसका क्यूब लेना है, इसीलिए 2.88 इंटू 10⁻⁻8 ये भी हमने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में तो उसका क्यूब लेंगे। तो ये 200 इंटू 2 400 हो जाएगा, 7.2 वैसे ही है। क्यूब हमने स्प्लिट किया है, 2.88 को भी जाएगा, 10⁻⁻8 को भी जाएगा। फिर उसके बाद 400 वैसे ही है। इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 23.88 मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन क्विक करना है ताकि आपका टाइम बचे। और ये मल्टीप्लीकेशन आप लोअर स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, स्पीड अप करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लॉग निकाल सकते हो या डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। लॉग 400 माइनस लॉग 7.2 फिर लॉग 23.88, इन सब का वैल्यू आपको यहाँ पर इस तरीके से लेना है, वैल्यू मिल जाएगा ऐसे। फिर जो मिलेगा उसको कैलकुलेट करोगे, ये मिलेगा, इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड फॉर्मूला हमने यूज किया है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर x अपॉन रो यानी डेंसिटी इंटू ए क्यूब लेना है। तो 200 अपॉन 7.2 ये वैसे ही है, जस्ट अप साइड में n नहीं है। तो बस बाकी कैलकुलेट करना है, ये मैंने आपको बिना लॉग के करके बताया। 200 वैसे ही रखा है, 7.2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 171 आया। डिवीजन करोगे तो 1.16 मिलेगा इंटू 10⁻24। ये माइनस में था, अप साइड में गया इसीलिए प्लस में आया। तो बस दोनों मिल गया, लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है। 10th वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन 11 इसमें कहते हैं डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स मेटल कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम ईच अदर। डायग्राम के बेस पर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है तीन चीजों का, मेटल कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का। तो डायग्राम यहाँ डाउन में मैंने रखा है मेटल कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का। तो इसके बेस पर ही हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे। तो पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। तीनों का पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है। मेटल कंडक्टर में लिखा है अ सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है उसको हम मेटल कंडक्टर कहेंगे। इंसुलेटर में आप चाहे कुछ भी करो, अ सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अंडर एनी कंडीशन इज कॉल्ड इंसुलेटर। आप कैसी भी कंडीशन में उसको रख लो बट वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है देखो, सब्सटेंस दैट हैज पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो होगा तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी लो होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है
तो इसका कंडक्टेंस भी हाई हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अप एंड डाउन हो सकता है। समझ में आ गया डिफरेंस। इंसुलेटर को कोई भी कंडीशन में रखो वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बाकी दोनों जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है और मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेटल कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। मेटल कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप और आर वेरी क्लोज्ड स्पेस। इसमें ऐसा हो सकता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। देखो यहाँ पर मेटल कंडक्टर में ऐसा हो रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और वहीं पर इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर फार अपार्ट। मतलब देखो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। वहीं सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर स्पेस्ड क्लोजली। इन दोनों का देखो स्पेस जो है वो बहुत कम है। तो मेटल कंडक्टर में ओवरलैपिंग हो रहा है, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा दूर है, और सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा क्लोज है। समझ गया डिफरेंस। थर्ड पॉइंट देखो, मेटल कंडक्टर में लिखा है कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर का। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा था, किसी भी कंडीशन में ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, तो इंसुलेटर पर टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ सेमीकंडक्टर में अगर आप देखते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट में आप एग्जांपल दे सकते हैं, तो मेटल कंडक्टर के एग्जांपल ये हो सकते हैं मेटल्स, एलॉयज, और इंसुलेटर में वुड, रबर, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम, SiGe। ठीक है, तो 4 पॉइंट हमने दिए हैं विद डायग्राम्स। तो 11th वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूरा आपको लिखना है। नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। मेन क्वेश्चन 12, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, why is the conductivity of doped n type semiconductor higher than that of pure semiconductor, explain with diagram। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है बताओ। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में आपको पूछते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ डॉप एन टाइप सेमीकंडक्टर हाई क्यों है प्योर सेमीकंडक्टर से। मतलब डॉपिंग जब हम करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो उसकी कंडक्टिविटी हाई क्यों है प्योर सेमीकंडक्टर से, ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है वो बताएंगे। तो लिखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हिच बिलोंग टू ग्रुप 14। एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का हमने इंट्रो दे दिया कि ये क्या होते हैं। कब मिलता है हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर, जब हम ग्रुप 15 एलिमेंट को ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो ग्रुप 14 के होते हैं। आगे लिखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते हैं। एग्जाम्पल में हमने दिया है सेकेंड पॉइंट, डॉपिंग ऑफ Si विथ फॉस्फोरस। Si हैज crystal structure in which each Si atom is linked tetrahedrally to 4 other Si atoms। अब यहां से हम एक्सप्लेन करेंगे कि कंडक्टिविटी डॉप एन टाइप सेमीकंडक्टर में हाई क्यों है प्योर सेमीकंडक्टर से। तो सेकंड पॉइंट में हमने एग्जांपल दे दिया कि Si का जो डॉपिंग होता है फॉस्फोरस के साथ उसमें Si जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है और Si एटम लिंक होता है टेट्राहेड्रली, मतलब 4 और एटम्स को Si एटम घेरे हुए हैं। टेट्रा मतलब 4 होता है। थर्ड पॉइंट में लिखा है व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस इज एडेड टू प्योर Si। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी हम स्मॉल क्वांटिटी फॉस्फोरस का ऐड करते हैं प्योर Si में, तो जो फॉस्फोरस के एटम है ऑक्यूपाई करते हैं सम वैकेंट साइट इन लेटाइस इन प्लेस ऑफ Si एटम, द ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ Si रिमेन अनचेंज। तो जब भी फॉस्फोरस उसके साथ में स्मॉल क्वांटिटी में ऐड होता है तो जो खाली जगह होती है, वैकेंट साइड होती है लेटाइस में, वो फॉस्फोरस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ऐसा आइटम पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा है कि 4 ऑफ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस आर यूटिलाइज इन बॉन्डिंग द क्लोजेस्ट टू 4 Si एटम्स। तो जब भी फॉस्फोरस हम ऐड करते हैं तो फॉस्फोरस ही वो जगह को ऑक्यूपाई करता है, Si पर फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि 4 ऑफ द 5 वैलेंस, मतलब 5 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के यूटिलाइज कर लेते हैं और बॉन्डिंग कर लेते हैं Si एटम से। 5 में से 4 तो Si के पास ही चले गए। तो फिर आगे कहा जा रहा है कि 10 फॉस्फोरस यानी P हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन नीडेड फॉर बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग से एक ज्यादा फॉस्फोरस के पास है। देयरफॉर Si डॉप्ड विद phosphorus has more number of electrons in the conduction band
देन दोज इन द कंडक्शन बैंड इन प्योर SI। तो जब भी डोपिंग होती है, डोपिंग में मतलब हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं ना, SI डोपिंग में जब फॉस्फोरस को हम ऐड करते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है कंडक्शन बैंड में। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी डोपिंग होती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कंडक्शन बैंड में, देन दोज इन कंडक्शन बैंड इन प्योर SI। तो प्योर SI में ये ऐसा कुछ मिलावट हम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हो रहे कंडक्शन बैंड में। बस यही एक कारण है कि जो कंडक्टिविटी है एन टाइप सेमीकंडक्टर में जिसमें हम डॉपिंग करते हैं उसमें हाई होती है प्योर SI से। प्योर SI में हम कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं, बट डॉपिंग में क्या हो रहा है कि फॉस्फोरस ऐड कर रहे हैं तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन SI के साथ ही चले जा रहे हैं, एक बच जा रहा है, इसीलिए कंडक्शन बैंड में वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और प्योर SI में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसीलिए वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। और लास्ट फिफ्थ वाले पॉइंट में हमने लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड पोटेंशियल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी यहाँ पर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डायग्राम जिसमें लिखा है पी एटम यानी फॉस्फोरस एटम ऑक्यूपाई रेगुलर साइट ऑफ SI एटम। तो ये इस तरीके से डायग्राम आएगा और 5 पॉइंट में हमने ये आंसर कवर किया है। आई थिंक क्लियर है कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों हो रही है डॉपिंग में, बिकॉज वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहा है। तो देख लो फर्स्ट पेज ये है, 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं और सेकंड पेज में फिफ्थ पॉइंट और डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, explain with diagram Frankel defect, what are the conditions for its formation, what is its effect on density and electrical neutrality of the crystal। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो आपको डायग्राम के थ्रू ये समझाना है फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी कंडीशन बताना है, फिर उसका इफेक्ट यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी बताना है। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर देखो आंसर हमने लिखा है पहले 4 पॉइंट में फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, डायग्राम लास्ट में दिया है। फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन एन ion of an ionic compound is missing from its regular site and occupies interstitial vacant position between lattice point। अब ये डिफेक्ट आपको कब देखने को मिलेगा और कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है आयोनिक कंपाउंड में। कब होता है ये, जब भी आयन आयोनिक कंपाउंड में मिसिंग हो जाते हैं अपनी रेगुलर साइट से और वो ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टिशियल वैकेंट पोजीशन बिटवीन लेटाइस पॉइंट। समझ में आया। फ्रैंकल डिफेक्ट आपको आयोनिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा और उसमें ये डिफेक्ट आपको कब देखने को मिलेगा, जब आयन आयोनिक कंपाउंड में मिस हो जाते हैं अपनी रेगुलर साइट से, अपनी जगह से वो हट जाते हैं और ऑक्यूपाई कर लेते हैं वैकेंट पोजीशन लेटाइस पॉइंट में। तो ये एक डिफेक्ट है। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कैटायन हैव स्मॉलर साइज देन एनायंस, हेंस जनरली कैटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स। आई थिंक ये तो क्लियर समझ में आ गया, कैटायन का साइज स्मॉलर है एनायन से और वो जनरली कैटायन ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसमें, क्योंकि उसका जो साइज है वो कम हो जा रहा है, इसीलिए जो जगह है साइट में वो कैटायन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट में लिखा है दिस क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट न्यू पोजीशन। तो ये होने की वजह से क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट यानी वहां पर जगह का डिफेक्ट देखने को मिलता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, मतलब जहां पर वो थे वहां से वो हट जाते हैं, तो जैसे ही वो वहां से हटेंगे तो वहां पर वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी का मतलब क्या, जगह खाली हो जाएगी। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो हट रहे हैं, इसीलिए इसकी वजह से वैकेंसी डिफेक्ट हो रहा है, वहां पर खाली जगह बन रही है। एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट न्यू पोजीशन, और वो न्यू पोजीशन पर आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में लिखा है फ्रैंकल डिफेक्ट इज रिगार्डेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ में आया। अब हम देखेंगे इसमें जो सेकंड पार्ट था, इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपको फ्रैंकल डिफेक्ट एक्सप्लेन करना है, तो 4 पॉइंट में हमने कर दिया वो। सेकंड पार्ट है उसकी कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कंडीशन में दिस डिफेक्ट अराइजेस इन एन आयोनिक कंपाउंड विद अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। कब होगा ये, जब भी आयोनिक कंपाउंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब अराइज होता है और कहां पर अराइज होता है, दिस डिफेक्ट अराइजेस इन आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड में ही देखने को मिलेगा आपको, विथ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। जब भी आयोनिक कंपाउंड में लार्ज डिफरेंस साइज का आपको देखने को मिलेगा कैटायन और एनायन में, तो वहां पर ये फ्रैंकल डिफेक्ट आपको जरूर दिखेगा। और सेकंड कंडीशन क्या है, द आयोनिक कंपाउंड्स मस्ट हैव आयंस विथ लो कोऑर्डिनेशन नंबर। आयोनिक कंपाउंड में आयंस जो है लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ही होने चाहिए। तो ये एक कंडीशन है इसकी फ्रैंकल डिफेक्ट की, तभी आपको ये फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ में आया।
कंडीशन भी हो गई, हमने यहाँ पर डायग्राम भी दे दिया है फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर एनायन है, केटायन है, एनायन है, यहाँ से केटायन गुल हो गया, ठीक है। तो ये वैकेंसी हो गई, वैकेंसी ऑफ केटायन देखो लिखा है, और ये यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर आ गया वो, तो इसको हम कहते हैं केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, मतलब जहां पर जगह नहीं है वहां पर भी घुसो, यहाँ पर इसकी जगह है ही नहीं, बट ये जबरदस्ती का यहाँ पर आ गया। वैसे ही अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखो केटायन फिर से यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वैकेंसी ऑफ केटायन, केटायन की जगह यहाँ पर खाली हो गई, और फिर ये हटकर यहाँ पर आ गया, फिर से ये किसी ऐसी जगह चला गया जहां पर जगह ही नहीं है, तो केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट लिखा है हमने, ठीक है। तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट आपको तभी देखने को मिलता है। तो देखो पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा था केटायन हैव स्मॉलर साइज देन एनायन, स्मॉलर साइज है तभी तो वो वहां से हटके अपनी जगह से हटके दूसरी जगह जा रहा है, और वो जनरली ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट, तो ये अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पर जा रहा है और वो उसका साइज जो है वो कम है, पोजीशन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो हटकर दूसरी न्यू पोजीशन बनाता है, और ये केटायन ही करता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या क्या हैं। पॉइंट नंबर 1 दिया है, सिंस देयर इज नो लॉस ऑफ आयंस फ्रॉम द क्रिस्टल लैटाइस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स अनचेंज्ड। सेकंड पॉइंट है द क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, एग्जांपल है ZnS, AgCl, AgBr, AgL, CaF2 एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस में हमने ये 3 पॉइंट लिखे हैं, मतलब इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये होता है तो आपको ये सारी चीजें भुगतना पड़ेगा। तो एक बार देख लो पूरा, पहले 4 पॉइंट में हमने एक्सप्लेन किया है फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, फिर कंडीशन बताई है 2 पॉइंट में, फिर डायग्राम दिया है, डायग्राम आप चाहे तो टॉप पर भी बना सकते हैं, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस 3 पॉइंट में यहाँ पर दिया है विद एग्जांपल। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन 14 पर, व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, व्हाट आर इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज थ्रू एलोवेंट इम्प्योरिटी विद एग्जांपल। बहुत इजी है, रीड करते आपको समझ में आ जाएगा। देखो आंसर में सबसे पहले आपको लिखना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है। दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम, यानी कोई बाहर का एटम आ रहा है, दैट इज एटम डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट एटम आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटाइस, मतलब कोई बाहर से आया अपने क्रिस्टल लैटाइस में, तो वहां पर आपको ये इम्प्योरिटी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी प्योर है, अब जैसे ही बाहर से कोई अंदर वायरस गया, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये क्या हुआ, ये इम्प्योरिटी आपके अंदर चली गई, समझ में आया। तो वैसे ही ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपको कब देखने को मिलता है, जब भी फॉरेन एटम, कोई बाहर से, फॉरेन का मतलब क्या, कोई बाहर से, विदेशी बोलते हैं ना हम लोग, कोई बाहर से एटम आया और ये एटम अलग है, बहुत अलग है होस्ट एटम से। इसीलिए मैंने आपको समझाया ना कि आपकी बॉडी में वैसे तो बहुत सारी चीजें जाती है, जब आप इनहेल करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके अंदर जाती हैं, लेकिन आपको उसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी कोई वायरस गया, बैक्टीरिया गया, तो आपकी तबीयत डाउन हो जाती है। तो वैसे ही एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी जो बॉडी है वो एक होस्ट है, और वो किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकती है और किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो बैक्टीरिया वायरस जो है ये फॉरेन बॉडी है, समझो फॉरेन एटम है, जैसे ही आपकी बॉडी में गया तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इसको हम कह सकते हैं कि फॉरेन एटम है और ये होस्ट एटम से अलग है, और उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कह सकते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी समझ आता है और दिमाग में बैठ जाता है। तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो जब भी ऐसा होगा आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसके 2 टाइप हैं, पहला टाइप है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट और दूसरा टाइप है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आइए वन बाय वन समझ लेते हैं इसको भी। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स में हमने लिखा है दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम ऑक्यूपाई द लेटाइस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक गया तो दूसरा आ जाएगा। आपने 9th 10th वगैरह में देखा होगा, अलजेब्रा वगैरह में सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं और वहां पर लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो क्या होता है, x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तो बाहर से जो फॉरेन एटम आ रहा है वो ऑक्यूपाई करता है होस्ट एटम की जगह को, इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट। तो होस्ट एटम जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हटकर फॉरेन एटम आ जाता है उसकी जगह। एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में लिखा है ब्रास इन विच होस्ट एटम आर ऑफ Cu, यानी कॉपर जो है यहाँ पर होस्ट एटम है ब्रास में, which are replaced by impurity of zinc. In this, zinc atom occupy regular site while Cu atom occupies substituted site. तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये है आपका डायग्राम, ये ब्रास है, तो इसमें ये कॉपर का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, कहीं कहीं पर कॉपर है और बीच में आपको ये जो ब्लैक वाला है ये जिंक भी दिख रहा है। तो इसमें कॉपर जो है वो अपना होस्ट एटम है और जिंक जो है वो फॉरेन एटम है।
लेकिन इसमें क्या होता है कि जिंक जो ऑक्यूपाई कर लेता है रेगुलर साइट को, मतलब जहां पर होना चाहिए कॉपर को, वहां पर जिंक चला जाता है और कॉपर जो है बेचारा सब्स्टिट्यूटेड, यानी जहां पर जिंक को होना चाहिए वहां पर कॉपर चला जाता है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चेंजिंग हो रही है। जहां पर कॉपर होना चाहिए, कॉपर होस्ट है, वो ऑलरेडी उसी की जगह है, लेकिन जिंक जो है उसकी जगह रिप्लेस कर देता है और बेचारे कॉपर को जिंक की जगह पर जाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, मतलब एक जगह दूसरी जगह चेंज हो रही है, आपस में अदली बदली हो रही है, ओरिजिनल किसी और की है लेकिन उसको मजबूरन जाना पड़ रहा है, इसीलिए इसको डिफेक्ट कहते हैं, मतलब एक खामी है, एक कमजोरी है। अब आ जाइए सेकंड, वैकेंसी थ्रू एलोमेंट इम्प्योरिटी। By addition of impurity of element ions, when element ion like Sr2 plus in small is added by adding SrCl to 2NaCl during its crystallization, each Sr2 plus ion oxidation state 2 plus removes 2 Na plus ion from their lattice point to maintain electrical neutrality. Hence, one of vacant lattice site is occupied by Sr2 plus ion while other site remain vacant. अब यहाँ पर भी जैसे हमने डॉपिंग वगैरह में देखा था वैसे यहाँ पर भी कर रहे हैं। एलोवेंट आयन में क्या होता है कि Sr2 प्लस आयन जो है स्मॉल क्वांटिटी में हमने ऐड किया। किस में ऐड किया? Sr2 प्लस आयन को NaCl में, नमक में ऐड किया ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टलाइजेशन में हो रहा है। तो क्या होता है कि Sr2 प्लस आयन में ये जो 2 प्लस है ये ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ से ये जो 2 है ये चला जाता है Na यानी सोडियम के पास चला जाता है लेटाइस पॉइंट में। क्यों जाता है? ताकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके। तो हेंस वन ऑफ वैकेंट लेटाइस इज ऑक्यूपाइड, जब वो वहां से चला जाता है तो यहाँ पर ये जो जगह है खाली हो जाती है, सोडियम आयन यहाँ पर खाली हो जाता है। आए समझ में? तो इसीलिए इसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं और ये डिफेक्ट में आपको देखने को मिलता है। अब आ जाइए सेकंड लास्ट वाला देखते हैं, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अ डिफेक्ट इन सॉलिड, ये आपको सॉलिड में देखने को मिलेगा, इन विच द इम्प्योरिटी एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल वैकेंट स्पेस ऑफ लेटाइस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आई थिंक रीड करते समझ में आ जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डिफेक्ट आपको सॉलिड में देखने को मिलेगा। और कब देखने को मिलेगा? जब एटम ऑक्यूपाई करेंगे वैकेंट जगह को। कौन सी जगह? कौन सी वैकेंट जगह? इंटरस्टिशियल वैकेंट स्पेस को जब वो ऑक्यूपाई कर लेंगे तब आपको ये सॉलिड में देखने को मिलेगा, और उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एग्जांपल के तौर पर आप स्टील लिख सकते हैं, इन स्टील नॉर्मल लेटाइस साइट आर ऑक्यूपाइड बाय Fe आइटम, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है डायग्राम में, बट इंटरस्टिशियल स्पेस आर ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम। तो ये आयन है, Fe मतलब आयन, यहाँ पर ये आयन आपको दिख रहा है, बीच में कार्बन आ जाता है, तो ये जो जगह आपको खाली खाली दिखती है यहाँ पर कार्बन आ जाता है। तो इसी के साथ 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके, सभी मैंने आपको डिटेल में समझाया, न्यूमेरिकल भी स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।